देखिए हम चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में है। बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर हम बात करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है रेसिस्टेंस डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो सेमीकंडक्टर है यहाँ पर ऑप्शन। इसको कंडक्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल, ये इन्फिनाइट होता है। द रेसिस्टिविटी ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन, तो ये मटेरियल पर डिपेंड करती है। Next is ohmic resistance is. Ohmic resistance is copper. Any metallic material is ohmic resistance. Electric current is quantity. It is scalar quantity. Current density is quantity, vector quantity. On increasing the temperature of conductors, resistance increases. For conductors, resistance increases. For semiconductors and electrolytes, it decreases. The maximum potential difference between the electrodes of cell in its closed circuit is called terminal voltage. यहाँ पर यदि क्लोज सर्किट है तो टर्मिनल वोल्टेज होगा, यदि ओपन सर्किट हो जाएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने इनको बताया है, बाकी आप इसको थोड़ा सा चाहें तो आप देख सकते हैं। ये मैं इसमें जो है पढ़ा रहा हूँ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैच द कॉलम्स। व्हीटस्टोन ब्रिज, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का रिलेशन ये है P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस। इंटरनल रेसिस्टेंस का ये फार्मूला होता है स्मॉल r इक्वल टू E अपॉन V माइनस वन इंटू R। टर्मिनल वोल्टेज इसका फार्मूला ये V इक्वल टू E माइनस आई आर। इसके बाद ये ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ का फार्मूला यहाँ पर देख लेते हैं। ओम्स लॉ को जो है ये ओमिक कंडक्टर फॉलो करते हैं, तो ओम्स लॉ को फॉलो करने वाले ओबे करने वाले ओमिक कंडक्टर कहला गए। फिर यहाँ पर है किरचॉफ्स लॉ। तो यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ, यहाँ पर जो करंट वाला किरचॉफ्स लॉ है ये है सिग्मा इक्वल टू ज़ीरो। इसके बाद ये है केमरलिंग ओन्स। इनका रिलेशन जो है सुपर कंडक्टिविटी से है, इन्होंने इनको डिस्कवर किया था। इसके बाद यह है इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू P इक्वल टू V इंटू आई। फिर मेटलिक वायर, तो यहाँ पर मेटलिक वायर इसमें देख लेते हैं। तो मेटलिक वायर जो है, सॉरी यहाँ पर जो है ओम्स लॉ का एक फार्मूला अलग से दिया V इक्वल टू आई आर। तो मेटलिक वायर क्या कहलाएगी, एक तरह का ओमिक कंडक्टर कहलाएगी। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आप इससे भी मैच कर सकते हैं, नीचे आंसर दिया है, इससे भी आप देख लेंगे इसको। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर है राइट रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वी डी इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम है। बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट हैं ये वाला 4 नंबर का है। व्हाट इज इफेक्ट ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, ड्यू टू विच ड्रिफ्ट वेलोसिटी आल्सो डिक्रीजेस अकॉर्डिंग टू फार्मूला वी डी इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम। तो यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम टाउ की वैल्यू जब डिक्रीज होगी तो यहाँ पर जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसके बाद ये क्वेश्चन आपके पास टाइम है तो देख सकते हैं, नहीं फिर हम ये 7 नंबर क्वेश्चन में पहुँचते हैं। What will the effect on resistance of a copper wire if it is stretched and doubled। तो यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है, यहाँ पर रेसिस्टिविटी, तो यहाँ पर ये रेसिस्टिविटी है। तो रेसिस्टिविटी मटेरियल के डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती। इट मीन्स देयर विल बी नो इफेक्ट बिकॉज रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द मटेरियल नॉट इन द डायमेंशन। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है जो कम इम्पॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट पर मैं बात कर रहा हूँ अभी। यहाँ पर है 11 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज़ द चार्ज ऑन कंडक्टर ड्यूरिंग करंट फ्लो। तो ये चार्ज की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। अब मैं आ जाता हूँ ये 14 नंबर के क्वेश्चन में। ऑन व्हाट डज द वैल्यू ऑफ रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड। तो ये ऑन मटेरियल पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन को देखते हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं पर मैं बात करूँगा, बाकी आप इसमें आप खुद से पढ़ सकते हैं। देखिए, वाई डू हेडलाइट्स बिकम डिम when starting a motor vehicle। While starting the motor vehicle, suddenly more current is taken from the battery, due to which the potential difference across the ends of the battery decreases and the headlights become dim। तो ये इम्पॉर्टेंट है, बाकी ये देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 3rd नंबर, ये इम्पॉर्टेंट है। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए स्टोरेज बैटरी ऑफ कार इज 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेसिस्टेंस इज 0.4 ओम। व्हाट विल बी द मैक्सिमम करंट टेकन फ्रॉम इट।
तो यहाँ पर ई की वैल्यू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 12 वोल्ट दिया है, रेसिस्टेंस 4 ओम दिया है, वी नो आई इक्वल टू ई अपॉन आर। तो यहाँ पर ई की वैल्यू 12 है और यहाँ पर रेसिस्टेंस 0.4 है। यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 30 एम्पियर। ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैं केवल प्ले कर रहा हूँ। Next important question is define current density. What kind of quantity is it? A current flowing through per unit cross section of a conductor is called current density. The formula is J equal to I upon A. It is a vector quantity. Next question is what is specific resistance? Write its SI unit. The numerical value of resistance of wire having unit length and unit cross section is called resistivity. तो यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन है एरिया है वो यूनिटी होना चाहिए, वायर की लेंथ यूनिटी होनी चाहिए, तो उसके रेसिस्टेंस को हम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी बोलते हैं। सेम इट्स यूनिट इज ओम मीटर। Next question is 17 number. Why does the resistance of conductor increases when the temperature increases? On increasing temperature, the thermal velocity of electron increases and the number of collisions between electrons increases. Due to his the relaxation time decreases and the resistance increases. तो इस तरह से यहाँ पर है कंडक्टर का रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है टेम्परेचर इंक्रीज होने से। बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है हमारे पास, राइट डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी वो सेम चीज़ है, तो आपको यहाँ पर समझना है रेसिस्टिविटी हो या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस हो। यहाँ पर देखिए डेफिनेशन क्या है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। The opposition offered by the conductor in flow of current through is called, here is L, called resistance. Its unit is ohm meter. Its unit is ohm. It does not depend on the dimension of conductor. It depends on the dimension of conductor. Its formula is rho equal to R upon L. Its formula is R equal to V upon I. State Kirchhoff's law in electricity. First law, or it is also known as junction rule, KCL. The algebraic sum of all currents meeting at the junction is any electrical network is 0. That is sigma I equal to 0. Second law, chain law, loop based law, KVL. These are the names of the second law. The algebraic sum of product of current and corresponding resistance in a loop are equal to algebraic sum of EMF present in that loop. That is sigma IR equal to sigma E. Now you can see these questions, they are not most important, लेकिन जो भी इसमें पढ़ना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं। ये इंटरनल रेसिस्टेंस के लिए है। अब यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेसिस्टेंस ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल। तो यहाँ पर हम एक ड्राइंग बनाएंगे, यहाँ पर देख लेते हैं। ये हमारे पास ये आई है, करंट है, ये ई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इंटरनल रेसिस्टेंस है और ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है। और फिगर के बारे में हमको लिखना है यहाँ पर, लेट ए सेल हैज़ ईएमएफ ई, इंटरनल रेसिस्टेंस आर एंड एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज कैपिटल आर। इफ वोल्टेज अक्रॉस इट इज वी, कैपिटल वी, एंड करंट फ्लोइंग इट इज आई, देन टोटल ईएमएफ इक्वल टू ई हो गया। रेसिस्टेंस यहाँ दो है, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो रेसिस्टेंस हो गया टोटल रेसिस्टेंस। करंट इक्वल टू होता है आई ई अपॉन आर प्लस आर, दैट इज टोटल ईएमएफ अपॉन रेसिस्टेंस। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर इसको ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई आर हो जाएगा दोनों में, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर के साथ, या ई बचा। यहाँ इसकी वैल्यू जो आई आर की वैल्यू होती है ये ओम्स लॉ से भी होती तो भी लिख देंगे, इस आई आर को ट्रांसपोज कर देंगे तो इस तरह से रिलेशन हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इंटरनल रेसिस्टेंस का। आगे आप देख सकते हैं ये व्हीट स्टोन ब्रिज पिछली बार आ चुका है, इसलिए इस बार कोई चांस नहीं है, नहीं देखना है इनको, फिर बाकी आप अपनी मर्जी से देख सकते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल्स देखते हैं, चैप्टर से न्यूमेरिकल्स भी आएंगे तो इसको समझते हैं।
द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ 8 वोल्ट EMF accumulator battery is 0.5 ohms. It is charged from a 120 volt DC source using a 15.5 ohm resistor in series. What will be its terminal voltage while charging? तो ये NCERT का है और अक्सर आता रहता है, देख लेते हैं। इसमें जो इंटरनल रेसिस्टेंस ये 8 वोल्ट EMF जो है, ये EMF दिया है तो ये लिख लिए, और यहाँ पर इंटरनल रेसिस्टेंस 0.5 ओम दिया तो ये लिख लिए। फिर यहाँ पर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 15.5 ओम दिया है वो लिख लिए, और जो सप्लाई वोल्टेज है 120 है वो लिख दिए। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि करंट इक्वल टू होता है आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। तो यहाँ पर जो ई है तो हम दे कितना रहे हैं 120, और जो बैटरी यूज कर रही है 8 वोल्ट कर रही है तो इसको 120 माइनस 8 करेंगे। बैटरी का EMF 8 है और यहाँ पर जो चार्जिंग वोल्टेज है 120 है। अब यहाँ आर प्लस आर है तो कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर की वैल्यू ये हम करेंगे, इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ 112 आएगा, इसमें ऐड कर देंगे तो 16.0, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो 7 एम्पियर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको टर्मिनल वोल्टेज निकालना वाइल चार्जिंग, तो V इक्वल टू ई माइनस आर हम जो है फार्मूला डिराइव करें हैं, लेकिन जब हम चार्ज करते हैं तो यहाँ पर प्लस का साइन लेते हैं, जब यूज करते हैं तो माइनस का साइन लेते हैं। तो प्लस ये चार्जिंग के लिए हमको निकालना है, तो यहाँ E की वैल्यू 8 है, आई की वैल्यू यहाँ 7 आ गई, और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 दिया है तो ये 7.5 3.5 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 11.5 वोल्ट। इस तरह से हमको यहाँ पर निकालना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसमें है, व्हेन अ बैटरी विथ EMF ऑफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ 3 ohms इज कनेक्टेड टू ए रेसिस्टर 0.5 ए करंट फ्लोज इन द सर्किट, फाइंड द रेसिस्टेंस वैल्यू एंड टर्मिनल वोल्टेज। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो हमको गिवन है, यहाँ पर EMF कितना दिया है 10 वोल्ट दिया है, यहाँ पर इंटरनल रेसिस्टेंस 3 ohms गिवन है, यहाँ पर जो है करंट 0.5 एम्पियर गिवन है। अब हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर रेसिस्टेंस जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस और टर्मिनल वोल्टेज दो चीज़ें हमको फाइंड करना है। सेम फार्मूला है आई इक्वल टू ई अपॉन आर। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर को इधर ट्रांसपोज कर दी, यहाँ आई कर दिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस आई को ट्रांसपोज कर दिए इस साइड, तो इस तरह से आ गया। स्मॉल आर को ट्रांसपोज कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। ई की वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 0.5 है, 3 है, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 100/5 हो जाएगा, माइनस 3, इसको डिवाइड करेंगे 20 माइनस 3 हो जाएगा, मतलब 17 ओम आ जाएगा। ये कैपिटल आर की वैल्यू हो गई। अब हमको निकालना है टर्मिनल वोल्टेज, तो ये चार्जिंग के टाइम का टर्मिनल वोल्टेज नहीं, उसमें तो लिखा नहीं है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज का फार्मूला जो है V इक्वल टू ई माइनस आई आर यूज करेंगे। ई की वैल्यू 10 है, यहाँ माइनस है, आई की वैल्यू 0.5 है, स्मॉल आर की वैल्यू 3 है, यहाँ पर 10 माइनस 1.5, इसको माइनस करेंगे तो 8.5 वोल्ट। इस तरह से यहाँ पर हमको ये इंटरनल एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की वैल्यू आ गई और यहाँ पर ये टर्मिनल वोल्टेज आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए, ये भी न्यूमेरिकल है और इसको ध्यान रखना, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आने के चांसेस रहते हैं। द रेसिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट एट रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस 100 ohms. If the resistance of the heating element is 117 ohms, then what will be the temperature of the element? The resistance of heating coefficient is 1.7 into 10 power minus 4 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो हमारे पास गिवन है वी हैव R1 इक्वल टू 100 ओम, यहाँ पर ये हमारे पास ये 100 ओम है, इसको हम लिख लिए। और उस समय टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, तो वो लिख लिए। इसके बाद ये R2 जो सेकेंड रेसिस्टेंस है इंक्रीज होकर 117 ओम है। इसके बाद यहाँ पर जो ये रेसिस्टेंस हीटिंग कॉफिशिएंट थर्मल कॉफिशिएंट है 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 4 पर केल्विन है। तो यहाँ पर ये जो है पर केल्विन और पर डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर इसको हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। जो हमारा फार्मूला होता है उसको देख लेते हैं, तो अल्फ़ा इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1 ये फार्मूला होता है। इसको हम इधर ट्रांसपोज कर दिए, अल्फ़ा को इधर ट्रांसपोज कर दिए। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, तो T1 की वैल्यू 27 हो गई, R2 की वैल्यू ये 117 हो गई, R1 की वैल्यू 100 हो गई, और यहाँ R1 की वैल्यू 100 है, और यहाँ पर ये 1.7 10 टू पावर माइनस 4 है। अगले स्टेप में हम देखेंगे कि यहाँ पर हम माइनस करेंगे 100 तो ये 17 आएगा, और ये 10 टू पावर माइनस 4 का हम 4 जीरो ऊपर लिख दिए हैं, तो हमारे पास क्या बचा, ये 100 इंटू 1.7 बचा है, एक जीरो हम इसमें माइनस कर लेंगे, इसका भी जीरो उतार दिए हैं पॉइंट हटाने का। तो इसको सॉल्व करने पर ये 1000 आएगा, 27 को ट्रांसपोज करेंगे 8 कर देंगे तो ये 1027 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो जाएगा। बाकी आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप इनको पढ़ करके देख सकते हैं, जिनके पास टाइम है, जो एक्स्ट्रा अपना माइंड लगाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ को इसको देख लें। ये ओके, थैंक यू।